ओए बस, अब चुप बेटा, गेट बैठ दियो जरा। नहीं चल ठीक है ठीक है ठीक है। रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं है, बहुत बारीक सा एकदम चिन्नक भरे सा है। रिफ्लेक्टेंस कम है इस बोर्ड का थोड़ा। ठीक है भैया, ओए लिसन केयरफुली देखिए भैया, योगी आदित्यनाथ जी जीत चुके हैं, आपको पता होगा। तो इसी उपलक्ष्य में मैं केवल एक क्लास पढ़ाऊंगा 40 मिनट की, ठीक है। नहीं अभी खत्म करना है चैप्टर यार। योगी जी ने बुलाया है ना मेरे को शाम की मीटिंग में। दुख की बात यह है कि केजरीवाल पंजाब में जीत गया, बाकी तो मेरे को खुशी खुशी है। केजरीवाल नहीं जीतता, कांग्रेस जीत जाती फिर भी ठीक था। नहीं वो सीमा से आए थोड़ा मैं आपको वो मनो वो नहीं उसके 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 सुनो क्योंकि भारत की सीमा इधर की साइड पाकिस्तान है, ठीक है, जाते ना, ठीक है, तो ये इधर है, ठीक है ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है भैया, इधर पाकिस्तान है और इधर पंजाब है। ये भैया हंसो मत बेटा, सही लिखा है, दुनिया तो वही कहती है, सब कहते हैं, तू नहीं कहता क्या उसको? चलो तो देखिए भैया, यहाँ पे दारू पी के आपका बैठा हुआ है भगवंत मानना, भगवंत। अब ये दारू पी के सोया रहेगा और यहाँ से टेररिस्ट आराम से आएंगे, मजे लेके चले जाएंगे। जब तक ये एक्शन लेने के लिए बोलेगा वो मार के यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कैप्टन अमरिंदर ठीक थे, ठीक है, और कोई और भी होता ठीक था, लेकिन ये भगवंत मान बेकार है। राघव चड्ढा बनाना चाहिए, नहीं राघव चड्ढा ठीक रहेगा। नहीं देखो समय पंडित गया तो ये तो रहेगा ही नहीं, फिर ये तो इधर ही आ जाएगा पूरा। ये सीमा यहाँ तक नहीं रहेगी, फिर ये सीमा ऐसे मुड़ेगी, ऐसे भारत का नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं, ठीक है। हाँ। चलो भाई, ओए तो कम टू द पॉइंट। और हम कहाँ पे देखे भैया कल? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें करा, भाई प्लीज लिसन केयरफुली, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है भैया, हमें कराना था, ठीक है भैया। तो भैया देखिए, भाई प्लीज देखिए, ठीक है भैया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है भैया? भाई प्लीज, ये भैया ये कहता है भैया कि कोई सिस्टम है, भाई प्लीज इसका टेम्परेचर क्या भैया? टी है, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर क्या भैया? टी है, और ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर क्या भैया? टी नॉट। तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? टी माइनस टी नॉट। ये इन दोनों के बीच में क्या भैया? टेम्परेचर डिफरेंस है। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या कहता है भैया? द रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर या हीट is directly proportional to temperature difference in between system and surrounding, provided that the temperature difference is not more large, ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है भैया, वरना ये थोड़ा गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है भैया। कह रहा है कि भैया ये सिस्टम हीट लॉस करेगा डीक्यू हीट डीटी टाइम में, डीक्यू हीट, तो रेट क्या हुआ? डीक्यू अपॉन में ईटी। अब क्लास ले रहा हूं मैं, ओ मीटिंग में बिजी हूं थोड़ा मैं योगी जी के साथ, हल्के में लेना बच्चे, अब यही बोलूंगा ये भैया। तो देखिए भैया, डीक्यू हीट, भाई प्लीज, डीक्यू हीट डीटी टाइम में गई
तो रेट क्या होगा डी क्यू अपॉन में, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या दोनों के बीच में, टी माइनस टी नॉट। तो कह रहा है भैया द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जितना ज्यादा दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट का लॉस का रेट क्या होगा भैया, ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल नहीं कुछ नहीं है भैया। कह रहा है भैया आपने देखा होगा ठंड में चाय क्या होती है, बड़ी जल्दी से ठंडी होती है, मतलब बड़ी जल्दी ठंडी होती है, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम बोले तो चाय और सराउंडिंग बोले तो एटमॉस्फेयर, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन गर्मी में जल्दी से चाय ठंडी नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी क्या होगा भैया, कम ही रहेगा। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना, यही आपका क्या न्यूटन्स कूलिंग है। आने की संभावना कम होती है लेकिन न्यूमेरिकल इससे डायरेक्ट पूछे आते हैं। ठीक है भैया, और न्यूमेरिकल मैंने बताया इससे निहायत घटिया क्वालिटी का न्यूमेरिकल होते हैं। ऐसे कोई कैसा ही बच्चा कर ले, मतलब कैसा ही बच्चा, आर्यन टाइप का बच्चा भी कर लेगा एक बार में। ठीक है भैया, चलो देखिए भैया इसे प्रूफ कर देते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है भैया, अब मैंने बताया भैया, ध्यान दीजिए भैया, ये क्या भैया, जब हीट लॉस होगा तो आपको पता है भैया टेम्परेचर चेंज होगा, हीट का लॉस होगा तो तापमान में क्या होगा, परिवर्तन आएगा नहीं आएगा। और जब हीट का लॉस हो रहा है, तापमान में परिवर्तन आ रहा है, तो कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट। कौन सी हीट होगी भैया, एस क्या भैया, इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट, एम क्या भैया, इस मटेरियल का मास। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, एस एम डी टी अपॉन में टी, और ये क्या हो भैया इज इक्वल्स टू में के टी माइनस टी नॉट। अच्छा कई बार यहाँ पे माइनस भी लगा देते हैं, ये माइनस बताता है कि रेट गेट स्लो, धीरे धीरे रेट क्या होगा भैया, स्लो होता जाएगा। कैसे स्लो होगा, देखिए भैया पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था स्टार्टिंग में, फिर जब ये हीट लॉस कर देगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो लॉस करने का रेट क्या होगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये रहा भैया, समझिए भैया। तो यहाँ पे माइनस क्या दिखा रहा है, रेट गेट स्लो हो जाएगा भैया। ठीक है भैया, तो डी टी अपॉन में स्मॉल डी इक्वल्स टू माइनस के एम एस एम। ठीक है भैया, टी माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा भैया डी टी अपॉन में टी। ये अनदर कांस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, इसको हम सी से लिख देते हैं। ठीक है भैया, टी माइनस टी नॉट। ठीक है भैया, या सीधा आप केजरीवाल भी लिख सकते हो इसको, सी को केजरीवाल भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया यहाँ पे डी टी क्या है, देखिए यहाँ पर टी क्या है, टी नॉट क्या है, तो टी नॉट क्या भैया, सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है भैया, टी क्या भैया, इसका टेम्परेचर। ठीक है भैया, सिस्टम का टेम्परेचर, लेकिन इसको हम एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, और T इज ऑलवेज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, क्योंकि आपको दो टेम्परेचर पर ये कैलकुलेशन करनी होती है। कहता है भैया इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर होने में इतना टाइम लगा, ये टेम्परेचर से ये टेम्परेचर होने में दो टेम्परेचर दिए थे ना, याद है न्यूमेरिकल में दो टेम्परेचर दिए होते थे, T1 इतना था, T2 इतना था। तो आप T किसको लो, टी नॉट तो समझ में आता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वो हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर T1 और T2 दो टेम्परेचर दिए होते हैं, तो वहां पर T जो होगा वो T1 प्लस T2 का क्या होगा भैया, एवरेज होगा। ये भैया तो ये ध्यान रखना, ये जो T है वो, और ये भैया DT क्या होगा भैया, याद है आपको ये DT क्या था भैया, अब चेंज इन टेम्परेचर। DT क्या था भैया, T1 माइनस T2, दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस। और DT क्या था भैया, यहां से यहां तक आने में टाइम, यहां से यहां तक आने में। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भैया, वैसे इससे आने की संभावना जो है, इसकी आने की संभावना बहुत कम है। दोबारा बोल दे रहा हूं भैया, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा यहाँ पर हीट का लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये स्पेसिफिक हीट होगी, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, SmDT, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है। इसको इधर ले गए तो भैया क्या होगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसको पूरा क्या लिख दिया भैया, अनदर कांस्टेंट। ठीक है भैया, ये दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है भैया, और यहाँ पे टी आपको बता दिया सारी टर्म के बारे में। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैंने 2-3 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी दिखा, एनसीईआरटी दिखा दे। ठीक है भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भैया। ठीक है भैया, अब आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, यही फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, मिटो रहो। भैया कह रहा है बॉडी कूल्स फ्रॉम, देखिए भैया अब बॉडी कूल्स फ्रॉम T1 दे रखा है 80 और T2 दे रखा है
कितना रखा भैया 50 इन 5 सेकंड। टाइम कितना लगता है भैया 5 मिनट बोलो तो 300 सेकंड। ठीक भैया। तो भैया देखिए हमें क्या चाहिए dt पता है भैया t1 माइनस t2 करके आ जाएगा। यह क्या है भैया टाइम 300 दे रखा है आपका। t कैसे निकला भैया इन दोनों का एवरेज और t नॉट दे रखा है इसने बाहर का टेम्परेचर रखा है 20 डिग्री। t नॉट के लिए कितने किया ठीक है। चलो भैया चलो यहाँ पे वैल्यू निकालो भैया। आपको निकालना क्या भैया 60 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा 60 से कह रहा है t1 क्या है भैया दूसरे डाटा में 60 डिग्री है और t2 क्या है भैया 30 डिग्री है। कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बोल रहा है। ये वाला निकालो भैया टाइम। ठीक भैया अभी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा 20 ही होगा है ना। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा यहाँ पे देखिए dt क्या होगा dt क्या है दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो कि क्या होगा 30। ये क्या है भैया टाइम 300 सेकंड। ये क्या होगा कांस्टेंट क्या है भैया -c। t क्या होगा भैया इन दोनों का एवरेज याद है तो 80 और 50 30 30 65 एवरेज क्या है भैया आपका 65 माइनस एट t नॉट है ना भैया जो कि क्या है भैया 20। ये होगी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे बेटा तो भैया देखिए dt क्या भैया दोनों का डिफरेंस जो कि क्या भैया 30 और ये क्या भैया टाइम यहां से यहां तक का टाइम मैंने क्या ले लिया है t। कांस्टेंट तो आपको पता है वही लगेगा। अच्छा ये t लगेगा t क्या होता है एवरेज टेम्परेचर तो क्या होगा 30 और 60 और 30 का एवरेज क्या होता है भैया 45 45 और बाहर का क्या है भैया 20। सेकंड इक्वेशन होगी दोनों को सॉल्व कर लोगे डिवाइड कर लोगे आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया कर लोगे। चलो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग कर लो ठीक है ट्राई कर लो जल्दी फटाफट और ईमानदारी के साथ खुद से करना सामने आ रखना भैया। t1 दे रखा भैया 25 डिग्री सेंटीग्रेड t2 दे रखा भैया 24 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम लगा यहां से यहां तक का 10 सेकेंड। टाइम कह रहा भैया t1 है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड t2 हो गया भैया आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम आपको निकालना है क्या निकालना भैया निकालो भैया फटाफट कितना टाइम लगेगा फटाफट आंसर बताओ। हाँ टी नॉट की वैल्यू 20 है। अरे नहीं टी नॉट की वैल्यू 5 डिग्री रखो 5 डिग्री वरना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। 5 डिग्री ओए बिटाऊ हाँ 195 सेकंड जिसका इसका आंसर है सही है। देखिए भैया अरे भाई प्लीज बोलिए अगला टॉपिक क्या है वेज अरे ये सब हो गया था हीट ट्रांसफर रेडिएशन वगैरह ना। अच्छा हीट एक्सचेंज भैया प्लीज बोलिए कोई भी थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ठीक है भैया। तो मैंने बताया था प्रोवेस्ट लॉ भाई कहता है भैया कि अगर दो बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर है कोई दो बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर है तो हमेशा हीट को क्या करती है भैया रिलीज करती रहती है लेन देन करती रहती है। जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर पर है वो ज्यादा हीट रिलीज करेगी जो बॉडी कम टेम्परेचर पर है वो कम हीट रिलीज करेगी। ठीक है भैया। तो प्रोवेस्ट कहता है कि कोई बॉडी हो कितने भी टेम्परेचर पर हो वो हीट का लेन देन लगातार क्या करती है भैया करती रहती है। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं ये बॉडी है इसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये बॉडी है भैया इसका -24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो आपको लगेगा केवल हीट यहां पे जा रही है नहीं भैया ये इसको हीट दे रहा है ये इसको हीट दे रही है। लेकिन आपको बता दूं ये जो हीट दे रहा है ये इसको यहां से यहां पे ये बहुत बड़ी हीट होगी और ये इसको जो हीट देगा ये Q1 दे रहा है या Q2 दे रहा है तो Q1 इज मच ग्रेटर देन Q2। तो आपको लगता है कि केवल जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो यहां से यहां पे ही हो रहा है। समझ गए भैया। तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत बड़ी हीट इसको दे रहा है इसका टेम्परेचर बहुत कम है इसलिए बहुत छोटी हीट इसको दे रहा है। लेकिन और आप क्या देखोगे भैया इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भैया इसका इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसकी तरफ से रिजल्ट आ रहा है
जो ट्रांसफर का रिजल्ट है, मान लीजिए 500 जूल हीट इसे दे रहा है और ये दे रहा है इसे 5 जूल, तो रिजल्ट कहां पे जाएगा? इधर की तरफ जाएगा ना भैया। तो प्रोवेस्ट लॉ कहता है कि भैया कोई बॉडी कितने भी तापमान पर वो हमेशा हीट को देती है, लूज करती है, एक्सचेंज करती रहती है। ठीक है भैया, ये आगे बढ़ो। एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर ये वैसे ये टॉपिक आते बहुत कम है, रेयर चांस होते हैं इनके आने के। ठीक है भैया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, पता होना चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक। देखिए भैया, अब एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, ये 3 चीजें। चलो भैया देखते हैं। ये भैया आपका स्लैब है, ठीक है भैया, इसके ऊपर क्यू हीट गिरी, क्या गिरी भैया? तो क्यू आर इसने क्या किया भैया? क्यू आर रिफ्लेक्ट कर दिया, क्यू टी ट्रांसमिट होगी बाहर की तरफ, है ना, क्यू टी ट्रांसमिट होगी, और क्यू ए एब्जॉर्ब कर लिया इसने। देखिए भैया, इसके ऊपर हीट पड़ी, कुछ पार्ट इसने रिफ्लेक्ट कर लिया, कुछ पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ ट्रांसमिट कर गया, ट्रांसमिट मतलब पार निकल गया इसका। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया जो रिफ्लेक्टेंस होगा, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है भैया? ध्यान दीजिए भैया, रिफ्लेक्टेंस होता है एक तरह से भैया कि उसने कितनी परसेंटेज या कितना पार्ट उसने हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्या कैसे आएगा भैया? रिफ्लेक्टेड हीट अपॉन में इंसिडेंट हीट, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। ठीक है भैया, अच्छा ट्रांसमिटेंस क्या होगा भैया? ट्रांसमिटेड हीट अपॉन में इंसिडेंट हीट। ठीक है भैया, और अगला भी एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्ब हीट अपॉन में इंसिडेंट हीट। अच्छा एक चीज देखिए भैया, हर बॉडी के लिए तीनों फैक्टर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर मैं मिरर की बात करूं, मिरर जिसमें आप शक्ल देखते हो अपनी गंदगी से, ठीक है, तो अगर मैं उस वाली मिरर की बात करूं तो उस मिरर का रिफ्लेक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस क्या होता है भैया? बहुत कम होता है। ठीक है भैया, लेकिन अगर मैं बात करूं भैया लेंस की, लेंस होता है, ठीक है, तो लेंस का ट्रांसमिटेंस बहुत ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्टेंस और बहुत कम होता है। ठीक है भैया, ऐसी ब्लैक बॉडी होती है तो उसका एब्जॉर्प्टेंस क्या होगा भैया? बहुत ज्यादा होगा, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस क्या होगा भैया? बहुत कम होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि चाहे मैं रिफ्लेक्टेंस की बात करूं या एब्जॉर्प्टेंस की बात करूं या ट्रांसमिटेंस की बात करूं, तीनों का सम क्या आता है? हमेशा 1 के बराबर आता है। कैसे पता होना चाहिए भैया? क्या देखिए, आर की वैल्यू क्या है भैया? क्यू आर अपॉन में क्यू, क्यू टी क्यू ए अपॉन में क्यू, और क्यू टी अपॉन में क्यू। अब देखिए भैया, एलसीएम क्या आएगा? सेम आएगा, क्यू आर क्यू ए क्यू टी। देखिए भैया, तीनों अगर हीट को जोड़ू मैं तो वो तो इसके बराबर ही आएगा ना, है ना। तो क्या होगा भैया? क्यू अपॉन में क्यू, क्या होगा भैया? 1 आ गया। तो यानी तीनों का सम क्या होगा भैया? हमेशा 1 के बराबर है। हर बॉडी का रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है भैया? अलग अलग करता है, डिपेंड करता है किस टाइप की आपकी बॉडी है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया, बोल भाई अगला टॉपिक, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? देखिए एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है, तो तुम्हारा पाई वाई ना, मैं अभी पाई निकालू वहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन, तो भैया बात करते हैं भैया एब्जॉर्प्टिव पावर। नाम से ही पता लग रहा है भैया, एब्जॉर्ब करने की क्षमता को एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। इंसिडेंट एनर्जी आई एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के अलावा भी दूसरा कुछ काम करेगी, तो हमें केवल यहाँ पे एब्जॉर्ब हीट की बात करनी है। क्या करनी है भैया? तो एब्जॉर्ब हीट अपॉन में इंसिडेंट हीट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। जो कम एब्जॉर्ब करेगा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी भैया? ब्लैक बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, यानी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है भैया, और मिरर वगैरह जो होता है वो एब्जॉर्ब बहुत कम हीट करते हैं,
तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी भैया, कम होगी। मैंने इसमें और कुछ नहीं लिखवाया है एक्स्ट्रा, क्या भैया। और देखिए भैया, हाँ कई ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए भैया, आपको ये टी शर्ट कैसे दिख रही है, नीली दिख रही है। अब नीली दिखने का रीजन क्या है इसका, ये सारे कलर को तो एब्जॉर्ब कर ले रही है, लेकिन नीले कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी नीले कलर के लिए इस टी शर्ट की एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है भैया, बहुत कम है। ठीक है भैया, बाहर ये टी शर्ट, ये स्टिंग की बोतल, ठीक है भैया, लाल दिख रही है। तो मतलब भैया ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रही है, केवल रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इसलिए हमें दिख रही है। ठीक है भैया, तो हर कलर पे भी डिपेंड करता है कि कोई बॉडी, साले केजरीवाल का लड़का, हाँ केजरीवाल बच्चे ही मानता होगा इसको भी अपना, ठीक है। केजरीवाल के स्कूल में पढ़ता, हाँ इसके बाप ने बनवा रखा है केजरीवाल के, मतलब पेंट करवा देना, मतलब स्कूल बनवा देना, स्कूल में दरवाजे लगवा देना, स्कूल में पेंट करवा देना, स्कूल बनवा देना। इसे स्कूल बनवाना कहते हैं क्या। एक नया स्कूल बना लो पूरे संत नगर में, अगर कोई नया स्कूल बनाओ तो बता दो पूरे संत, अगर दिल्ली भर में कितना स्कूल का क्लेम करता है वो, कितना स्कूल करता है, अगर 200 में से अगर एक स्कूल, अब इतनी बड़ी दिल्ली है, संत नगर भी काफी बड़ा है, बुराड़ी भी काफी बड़ा है, उसमें बता दो कोई एक स्कूल जो नया बनाओ, कोई सा भी नहीं बना। वो वही स्कूल है जो पहले बन रखे हैं। हाँ स्कूल में टीचर तेरे हैं, तेरे को पढ़ाते हैं, स्कूल क्या हुआ, भाई वो, ए भाई मेरी बात सुन लो, ये भी बता दूं भैया, मैं आपको सामाजिक ज्ञान भी दे रहा हूं, ताकि कल को आप जब आप बड़े हो जाओ ना। चलो भैया, ओए ओए भाई प्लीज, भाई प्लीज, ठीक है चलो। ओए ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए। भाई शीला दीक्षित ने बहुत काम किया, शीला दीक्षित के काम में कोई टक्कर नहीं, सारे काम शीला दीक्षित ने किए हैं, इसने बस केवल फ्री में बांटा। चलो भैया, खैर हम किसी की बुराई नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखिए, ओए आगे बढ़ते भैया, ठीक है भैया, एब्सॉर्प्टिव पावर समझ में आ गया, ठीक है भैया। चलो अगला बोल भाई, एमिसिव पावर। ओए एमिसिव पावर क्या भैया, देखिए भैया, एक भाई प्लीज, एक होता है रिफ्लेक्ट करना, एक होता है एमिट करना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। और रिफ्लेक्ट हमेशा दूसरी लाइट जब पड़ती है तब हम उसको करते हैं। ये लाइट पड़ रही है, ठीक है, ग्लास पे पड़ेगी तो ग्लास उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, इसे रिफ्लेक्टेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टिव पावर कहते हैं। लेकिन एमिसिव पावर जो होता है ना, एमिट करना, एमिट हमेशा अपनी चीजों को किया जाता है। ठीक है भैया, अगर मैं बोलूं मैं रेडिएशन एमिट कर रहा हूं, तो रेडिएशन कहीं से आ नहीं रही है, मेरे अंदर से ही निकल रही है। ठीक है भैया, तो रिफ्लेक्ट करना और एमिट करना दो अलग अलग चीजें। रिफ्लेक्ट हमेशा दूसरी से आ रही लाइट को किया जाता है, जो दूसरी लाइट होती है अगर वो पड़ रही है तो उसे रिफ्लेक्ट कहते हैं, ठीक है। और एमिट हमेशा अपनी रेडिएशन को किया जाता है, समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना कि एमिट वही ज्यादा करता है जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सबसे ज्यादा उसकी एमिसिव पावर होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है रेडिएट भी क्या करेगा, सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि रिफ्लेक्टिव पावर और एमिसिव पावर दोनों एक होती है, दोनों क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। भैया देखिए मैं बता रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इनमें से आने की संभावना बहुत कम है, 1% से भी कम संभावना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कल की आप कहीं, क्योंकि आगे भी आप पढ़ोगे, ये नहीं कि आप केवल 11वीं पढ़ के बाद खत्म हो गया, आगे इसका काम लगेगा, बेस आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है भैया, अब एमिसिविटी तो बताई नहीं मैंने, एमिसिव पावर बता रहा हूं मैं। ठीक है भैया, मैंने बोला भैया एमिसिव पावर, बॉडी को अपनी रेडिएशन को एमिट करने की क्षमता। कोई बॉडी है
अब देखिए जो गुड एब्जॉर्बर होगा वो गुड एमीटर भी होगा। जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एनर्जी निकालेगा भी। अरे चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। ठीक है भैया, तो एमिसिव पावर समझ गए भैया, जो जितना रेडिएशन को एमिट करे, और एमिट वही ज्यादा करता है जो एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये भैया समझ गए भैया, रिफ्लेक्ट करना और एमिट करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये भैया एक चीज नहीं है, समझ गए भैया। एमिसिव पावर नोट्स में तो पढ़ लेना, आपको और पता लग जाएगा। आप बोल भाई, ये एमिसिव पावर की डेरिवेशन थी ना। ओए अच्छा, इसमें एमिसिव पावर में एक छोटी सी डेरिवेशन भी है। मैंने कहा भैया क्यों हीट क्या, और ये भैया एमिट कर रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा एमिट करेगा। छोटी बॉडी कम रेडिएट करती है। ये भैया जो बड़ी बॉडी होती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वहां से रेडिएशन क्या होती है, ज्यादा निकलती है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। मैं बात करूं भैया, एक प्रीमोडियल ब्लैक होल होता है, ठीक है भैया, जो जिसका साइज बहुत छोटा होता है, मात्र एक सेब या संतरे के साइज का। ठीक है भैया, और एक बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल होते हैं, ठीक है भैया, और जिनके साइज के अभी तक जो ऑब्जर्व जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है भैया, उनमें सबसे बड़ा जो साइज है ब्लैक होल का वो है टॉन, TON, टॉन नाम का। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि इसकी यहां से अगर लाइट चलती है ना, तो यहां तक आने में लाइट को 1 दिन लग जाता है। ठीक है भैया, तो सबसे बड़ा ब्लैक होल ये, और इसे जो छोटे ब्लैक होल होते हैं इसे प्रीमोडियल ब्लैक होल कहते हैं। आपने सुना होगा प्लैनेट 9 की एक थ्योरी, प्लैनेट 9, निब्रू नाम सुना, निब्रू। बहुत बेकार हो तुम लोग, पढ़ाई में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है भैया, बता दूं भैया कि सूरज के 8 प्लैनेट है, पहले 9 हुआ करते थे। ठीक है, प्लूटो को ड्वार्फ होने की वजह से, ठीक है भैया, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट था। ठीक है भैया, तो वैसे ही बहुत सारे प्लैनेट है, सिडना है, सीरियस है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है भैया, तो उसको हटा दिया। लेकिन सुन ले यार, थोड़ा यहाँ पे ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, समझ गया, मैंने पेल दूंगा ढंग से भी। ठीक है, तो देखिए भैया, ओए 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 इधर देख ले, छितरा जा रहा है क्या। ठीक है, तो भैया नेपच्यून की जो ऑर्बिट है ना, नेपच्यून की जो ऑर्बिट है, एक सिडना नाम का प्लेनेट है, सिडना नाम का ड्वार्फ प्लेनेट है, जिसका ऑर्बिट 11,000 साल का है। सूरज के चारों ओर उसको एक चक्कर लगाने में 11,000 साल लगते हैं। ठीक है, कह रहा है भैया उसकी जो ऑर्बिट है ना हाईली इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल जानते हो ना, इलिप्स मतलब ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। जिस इलिप्स वो होता है जिसके दो फोकस होते हैं, 2 फोकस। ठीक है भैया, इलिप्स वो होता है। तो ये हाईली इलिप्टिकल जब ही हो सकता है जब ये ऑर्बिट में घूमता हो तो इसके पास में कोई ऐसी चीज हो जो उसको खींचे अपनी तरफ। ठीक है भैया, इसको खींच ले। ठीक है भैया, तो इसकी वजह से ना इसकी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं हो पाता, एक साइड में खिंचाव की वजह से क्या होता है भैया, इलिप्टिकल बन जाता है। अब वो चीज हमारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्बिट ऐसा है, हमने देखा नहीं उस चीज को। ठीक है भैया, तो वो चीज उसकी ग्रेविटी की वजह से सिडना का ऑर्बिट थोड़ा क्या होता है भैया, इलिप्टिकल हो जाता है, इलिप्स टाइप का। ठीक है भैया, तो वो चीज आज तक हमने देखी नहीं है, कभी नहीं देखी हमने। ठीक है, प्लैनेट होता, और ये इतनी भारी चीज होनी चाहिए, कम से कम धरती के मास के 10 गुना, अर्थ के मास से 10 गुना भारी चीज होनी चाहिए, लेकिन ये दिखती नहीं है, पता नहीं क्या चीज है। तो लोगों ने नई नई थ्योरी दी, निब्रू प्लैनेट, प्लैनेट एक्स, प्लैनेट 9। ठीक है भैया, लेकिन अभी अगर प्लैनेट होता और जो 10 गुना मास का होता तो कुछ ना कुछ दिखता, लेकिन कह रहे कि भैया बहुत दूर है ये, एकदम सोलर सिस्टम के परे ही है, इसका ऑर्बिट कम से कम 14,000 साल का होना चाहिए, मतलब धरती की परिक्रमा 14,000 साल में करे। ठीक है, सूरज के ही धरती की भी कर ही लेगा। ठीक है, तो भैया देखिए, सुनो, तो भैया देखिए, लेकिन वो दिखता ही नहीं है। तो इन्होंने एक ब्लैक होल का टाइप जानते हैं लोग, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रीमोडियल ब्लैक होल। तो कहते हैं भैया एक ब्लैक होल है उधर जो हमें नहीं दिखता, इसका साइज मात्र क्या भैया, एक सेब या संतरे के साइज का है, और इतने ही साइज में पूरे धरती का 10 गुना मास होगा इसके पास, क्योंकि अगर इतना साइज का ब्लैक होल होगा ना तो वो भी धरती से भारी होगा। ठीक है, इस टाइप के ब्लैक होल को प्रीमोडियल ब्लैक होल कहते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए रेडिएशन को बहुत धीरे धीरे एमिट करता है, और इसकी उम्र करीबन नहीं तो 2-3 ट्रिलियन साल तक होती है।
ट्रिलियन, बहुत ज्यादा एज होती है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, रेडिएशन को बहुत कम एमिट करता है। ठीक है भैया, तो वही कह रहा भैया कि रेडिएटेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, ठीक है भैया, वो उतनी जल्दी से एनर्जी को क्या करता है भैया, रेडिएट करता है। ठीक है, इस वक्त का सबसे बड़ा तारा है स्टीफन एंड सन्स। ठीक है भैया, स्टीफन एंड सन्स सबसे बड़ा तारा है। ठीक है भैया, पहले हम मानते थे यूआई स्कूटी सबसे बड़ा तारा है, ठीक है, लेकिन उसका बाप ये है, ठीक है, उससे भी बड़ा तारा है, तो ये बड़ी जल्दी से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है भैया, बहुत ज्यादा है। समझ गए भैया। दूसरा भैया, एनर्जी रेडिएटेड डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, टाइम होता है। और एक और फैक्टर होता है भैया, एमिसिविटी। क्या होता है भैया, एमिसिव पावर। क्या कहते हैं भैया उसे, खैर ये क्यू ए टी डायरेक्टली हो गया, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, ई। क्या कहते हैं भैया, ईएटी। इसे एमिसिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसे, जिसकी एमिसिव पावर ज्यादा होगी, क्योंकि बॉडी पे भी डिपेंड करता है ना, बॉडी पे भी डिपेंड करता है ना, कि एमिसिव पावर ज्यादा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जिसकी एमिसिव पावर कम होगी तो कम रेडिएट करेगा। खैर ये चीजें तो एक्स्ट्रा मैं नॉलेज के लिए बता रहा था। ठीक है भैया, आपको ईएटी फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये है एमिसिव पावर। ये क्या है, ई जो है यहाँ पे ना, ये एमिसिव पावर है, और की क्या है भैया, जो क्यू क्या है भैया, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो एमिसिव पावर क्या होगा भैया आपका, क्यू अपॉन में ए टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए भैया। चलो, उसके बाद अगली टर्म आती है भैया एमिसिविटी। एमिसिविटी, तो भैया एमिसिविटी देखिए भैया, एक नॉर्मल सा टॉपिक है। जैसे भैया देखिए, एमिसिव पावर ऊपर रखना भैया हमें नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर, नीचे रखना है ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर। सबसे ज्यादा एमिट कौन करता है, ब्लैक बॉडी, जो क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब भी वही करता है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वही ज्यादा रेडिएट करेगा। ठीक है भैया, तो ऊपर एमिसिविटी, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये क्या कहता है भैया, एमिसिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, इसको एप्सिलॉन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं भैया, एप्सिलॉन से। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भैया, एक। क्या होती है भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा एमिसिव पावर क्या होती है भैया, ब्लैक बॉडी की होती है, और दूसरी बॉडी की कम होती है। लेकिन अगर मैं ब्लैक बॉडी की देखूंगा, अगर मैं केवल ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर देखना चाहता हूं, अगर मैं ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी देखना चाहता हूं, तो नीचे भी ब्लैक बॉडी और ऊपर भी, तो ऊपर नीचे दोनों क्या होंगे, कट के क्या होगा, एक आ जाएगा। तो एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है भैया, 1 होता है। दूसरी बॉडी के लिए चीज क्या होती है, कम होती है, तो वो 1 से कम आता है एमिसिविटी। ठीक है भैया, तो ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है जो कि मैक्सिमम होता है, और नॉर्मल बॉडीज के लिए क्या होता है भैया, कम होता है। इसके बाद भैया जो आपका टॉपिक है क्या है, ब्लैक बॉडी। ठीक है भैया, ब्लैक बॉडी बता दिया भैया। ब्लैक बॉडी एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेट, बहुत मतलब बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, आपके लेवल पे इतना ही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है भैया, कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो सारी रेडिएशन को क्या करे भैया, एब्जॉर्ब कर ले भैया। उसकी एमिसिव पावर क्या भैया, मैक्सिमम हो, एमिसिविटी क्या हो भैया, मैक्सिमम हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ब्लैक बॉडी कहते हैं। अगला बोल में किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहता है भैया, गुड एब्जॉर्बर इज, यार ये कहां से आवाज आ रही है, अननेसेसरी। गुड एब्जॉर्बर, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वो एमिट भी क्या करता है भैया, ज्यादा करता है। अगला बोल भाई, ये आउट ऑफ सिलेबस है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिए भैया, ये कहता है भैया, ध्यान, बहुत बढ़िया लॉ है। कहता है भैया कि एनर्जी जो रेडिएट हो रही है पर सेकंड थ्रू पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेट, मान लीजिए एक बॉडी है, कितना टाइम है, 1 मिनट है, 1 मिनट में हो जाएगा। चलो देखिए भैया, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर क्या है, टी है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो क्यों एनर्जी मान लीजिए रेडिएट कर रहा है, तो कह रहा है भैया ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकंड इन पर यूनिट टाइम पर सेकंड, ठीक है भैया, और पर यूनिट एरिया, वो एक ही बात है यार। ठीक है भैया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ। तो इस पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं भैया, एमिसिविटी और एप्सिलॉन टी की पावर 4। ठीक है भैया, ये कौन सी एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से रेडिएट कर रही है। ये वो एनर्जी है जो पर यूनिट टाइम में ए एरिया से रेडिएट कर रही है। ये कुल एनर्जी है, ए एरिया से टी टाइम में कर रही है। देखिए भैया, यहाँ पे टाइम और एरिया नहीं है, तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से इतनी एनर्जी। यहाँ पर एरिया है लेकिन टाइम नहीं है, तो ए एरिया से
पर यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी रेडिएट कर रही है। यहाँ पर एरिया और टाइम दोनों है, तो कुल एनर्जी